गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बुक का यूज़ इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाए कि एक्चुअली इस चैप्टर में क्या है। सेकंड चैप्टर जो है जीव जगत का वर्गीकरण है। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बोला था कि इसलिए हमको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं। अब चूँकि ये जो चैप्टर है उसमें आपको पहले तो ये देखना होगा कि वर्गीकरण का इतिहास क्या होता है। मतलब कि वर्गीकरण जो है आज के समय की बात नहीं है, ये पुराने समय से ही चला आ रहा है। जब पृथ्वी का एक तरह से देखा जाए तो जब पृथ्वी की शुरुआत हुई थी या धरती जब बनी थी, तो धरती बनने के बाद धीमे धीमे जब जीव बनना शुरू हुए थे तो जीवों ने अपना वर्गीकरण स्वयं ही कर लिया था। क्यों? क्योंकि उनकी बनावट में, उनकी संरचना में बहुत ज़्यादा अंतर था। तो अगर देखा जाए तो जो जंतु थे और पेड़ पौधे थे उनकी अगर बनावट हम देखें तो बनावट में बहुत ज़्यादा अंतर था, है ना। तो इस तरह से जो व्यक्ति आते गए या जो लोग आते गए और चिकित्सा विज्ञान का जब शुरुआत हुई तो चिकित्सा विज्ञान में फिर इनको अलग भागों में विभाजित किया गया। जैसे कि सुश्रुत संहिता है, चरक हैं जिन्होंने आयुर्वेद की ज्ञाता जिनको बोला जाता है, जिनमें चरक संहिता लिखी है जिन्होंने, उनमें अलग अलग जीवों का उन्होंने वर्णन किया है ना। ऐसे वृक्षायुर्वेद है जिसमें कि वृक्षों के जो आयुर्वेद से संबंधित जो वृक्ष है उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सभी जीव एवं जंतुओं को एवं पेड़ पौधों को उनकी समानता एवं असमानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है ना। तो जंतुओं में जो प्रथम वर्गीकरण का जो श्रेय जाता है वो अरस्तु को जाता है, क्योंकि अरस्तु जो है उन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने ही इसे वर्गीकृत किया था। उन्होंने कहा था कि जो जंतु है वो दो जंतु एवं पेड़ पौधे जंतु जो है उन्हें दो आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि जो जीव जिनमें लाल रुधिर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं उनको हम बोलते हैं कशेरुकी, उनने इस आधार पर किया। और दूसरे जीव उन्होंने रखा अकशेरुकी में जिनका रक्त लाल नहीं होता है ना। तो आपने कभी देखा होगा, कभी आप कीड़े मकोड़ों को मार के देखना, उनमें कभी भी या फिर उनसे जो छोटे जीव हैं उनको, जैसे कि केचुए को जब आप मारोगे तो अलग ही उसका ब्लड का कलर अलग होगा। और अगर आप किसी स्पाइडर को, जैसे कि आप अगर मकड़ी को मारते हो तो उसके ब्लड उसमें अलग कलर का सब्सटेंस निकलता है। तो उस आधार पर अरस्तु ने उनको अलग अलग वर्गीकृत किया था, जिसे उन्होंने इनाइमा और एनाइमा बोला। इनाइमा मतलब वो जीव जिनमें कि लाल रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती है और दूसरे वो जिनमें कि लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती है। वैसे ही वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रास्टस को बोलते हैं, क्योंकि थियोफ्रास्टस ने ये बताया कि जो पादप हैं या जो पौधे हैं उन्हें भी 4 समूहों में बांटा जाता है। कैसे? जो छोटे पौधे होते हैं उनको शाक बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। फिर उनसे बड़े जो होते हैं उनको श्रब बोलते हैं, और जो उनसे बड़े होते हैं उनको ट्री बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो जीव होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। वैसे ही अगर देखें तो वनस्पति विज्ञान में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी, जैसे हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जो किसने लिखी थी, या आप बताना मुझे किसने लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। फिर उसके बाद जो आता है वो है आपके इस तरह से अगर देखा जाए तो पादप प्रजातियां और जंतु प्रजातियां जो है वो अलग अलग होती हैं। तो उस आधार पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने उनका वर्णन किया है। फिर आता है वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियां। वर्गीकरण जो होता है सामान्य आधार पर अगर हम देखें तो वैज्ञानिक जो है इन्हें अलग अलग पद्धतियों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि कृत्रिम पद्धति का मतलब ये होता है कि इन पद्धतियों में जीवों का वर्गीकरण केवल एक या कुछ लक्षणों के आधार पर ही किया जाता है और उनको अलग समूहों में बांट दिया जाता है ना। और कैरोलस लीनियस जो है उन्होंने इस पद्धति का प्रतिपादन किया था। उन्होंने ये बताया था कि जो जीव हैं उनको हम उनके लक्षणों के आधार पर अलग समूह में रख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जलीय जीवों को अलग रखा गया है, वायवीय जीवों को अलग रखा गया है, स्थलीय जीवों को अलग रखा गया है। तो इनमें कुछ लक्षण है जो सिमिलर है, पर फिर भी उनको क्या करा है, एक अलग समूह में बांट दिया है। तो इसके वर्गीकरण के 3 आधार होते हैं। ये चैप्टर जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। तो लीनियस का जो वर्गीकरण है, चार्ट आपको दे रखा है कि कैसे वो करते हैं। जैसे कि लैंगिक पद्धति के आधार पर भी उन्होंने वर्गीकरण किया है।
तो इसमें दे रखा है जैसे कि मोनेंड्रिया क्या होते हैं, एक पुंकेसर वाले होते हैं। तो इन्होंने ऐसे पुंकेसर के आधार पर भी, ये चार्ट में आपको शो कर रही हूँ, पुंकेसर के आधार पर भी जीवों को पेड़ पौधों को वर्गीकृत किया है। उनका एक समूह बनाया है लिनियस ने। कैरोलस लिनियस जो थे वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्गीकृत किया था, है ना। फिर दूसरी आती है प्राकृतिक पद्धति। प्राकृतिक पद्धति का मतलब होता है इसमें जीवों के सभी महत्वपूर्ण लक्षणों को ध्यान में रखकर वर्गीकृत किया जाता है ना। फिर आता है जातिवृत्तीय पद्धति, जिसमें जीवों का वर्गीकरण उनके विकास एवं आनुवंशिक संबंधों के आधार पर किया जाता है। और वो जीव जो हैं वो प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए पादपों के जातिवृत्तीय वर्गीकरण में कुलों को पुष्पों के विकास के अनुसार जटिलता से बढ़ते हुए क्रम में रखा है। मतलब कि पुष्प जो होते हैं या फूल जो होते हैं उनमें धीमे धीमे क्या परिवर्तन होते गए, उस आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस आपको इसका बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। फिर आता है जैव वर्गीकीय वर्गीकरण अथवा नई वर्गीकीय विज्ञान। अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो पुरानी थी, मतलब पुराने समय में लोग कैसे वर्गीकृत करते थे। अब जो है जैव वर्गीकीय वर्गीकरण वो बहुत ही बड़ा है। क्यों है? क्योंकि अब हम जीवों में बहुत सारे लक्षण देखते हैं, जैसे उनमें आकारिकी देखते हैं, उनका शरीर कैसा है, उनका कार्य क्या है, उनकी बनावट कैसी है, उनका आणविक आधार क्या है, उनका व्यवहार क्या है। इन सभी आधारों पर हम अब जीवों को वर्गीकृत करते हैं। तो ये जो वर्गीकरण है सर्वप्रथम जूलियन हक्सले ने दिया था। इसे नई वर्गीकीय विज्ञान शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था और इसे उन्होंने प्रायोगिक वर्गीकी भी कहा। अब आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीवों का वर्गीकरण। अब हम जीव जगत, जीव मतलब कि जो लिविंग थिंग्स है उनका वर्गीकरण करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसके वर्गीकरण के दो मापदंड होते हैं, है ना। पहला हम देखते हैं दो जगत वर्गीकरण। दो जगत वर्गीकरण में क्या आता है? पहला आता है पादप और दूसरा जंतु। आपको दिख रहा होगा अरस्तु जो है उन्होंने जीव जगत को दो भागों में बांटा, पहला पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। परंतु जो कैरोलस लीनियस था, कैरोलस लीनियस ने इनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया, है ना। ये मैं आपको बताती हूँ कि कैरोलस लीनियस ने इसको, कैरोलस लीनियस में भी जनरली अगर देखें तो उसने भी इसको दो भागों में ही बांटा है, पर आगे जाकर ये पद्धति बदली और उन्होंने इसको 5 भागों में बांट दिया। तो अभी पहले हम इसकी दो पद्धतियाँ देख लेते हैं। उनका ऐसा कहना था कि जो जंतु जगत है, कैरोलस लीनियस का कहना था कि जो जंतु जगत है वो दो भागों में बटा होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लांटी और एनिमेलिया। अब प्लांटी क्या होते हैं? प्लांटी जो होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? तो पादप जगत की क्या विशेषता होती है वो देखते हैं। पहला तो ये होता है, आप ऊपर से देखिए कि पौधे में क्या विशेषता होती है। एक तो कोशिका भित्ति होती है, इनमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है। क्लोरोफिल उपस्थित होता है, मतलब कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। फिर उसके बाद इनमें अकार्बनिक पदार्थों की कोशिका में उपस्थित होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, पेशियाँ, उत्सर्जी तंत्र, संवेदी अंग, ये सभी नहीं होते। ये किस में होते हैं? मनुष्य में होते हैं। जैसे ये देखिए आप इसको डायग्राम से, कुछ बैक्टीरिया आते हैं, कुछ फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और इधर जो आते हैं वो अलग जीव आते हैं, ये आपको शो हो रहे होंगे। ये जो हैं ये सारे हैं प्लांटी, मतलब पादप जगत में आते हैं। और ये सब जो आते हैं एनिमेलिया में आते हैं। ये डायग्राम आप अच्छे से देखना। पोरीफेरा आता है, प्लेटी हेलमिंथेस आता है, सिलेंट्रेट आता है, निमेटी हेलमिंथेस आता है, मोलस्क आता है ना, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा और एनिमेलिया। तो ये सब जो है हमको इसको डिटेल्ड पढ़ना है, अलग अलग एनिमल्स को लेकर, और ये भी हमको पूरा डिटेल्ड पढ़ना है, ठीक है। फिर और पादप जगत की क्या विशेषता होती है कि ये इनका जो भोज्य पदार्थ होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। इनमें सक्रिय प्रचलन का अभाव होता है, मतलब कि ये चल फिर नहीं सकते हैं। बाह्य उद्दीपन हेतु बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, मतलब जैसे हमारे अंदर सर्दी, गर्मी, ठंड को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्सा भी आता है हमको, परंतु पेड़ पौधों में प्रतिक्रिया नहीं होती है। इनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जैसे शैवाल, कवक, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत्त बीजी एवं आवृत्त बीजी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं जंतु जगत। जंतु जगत में
अगर इसके अपोजिट देखें तो चीज़ें जैसे कोशिका भित्ति और रिक्तिका अनुपस्थित होती है, पर पेड़ पौधों में ये होती है। क्लोरोफिल हमारे अंदर अनुपस्थित होता है, पर हम परपोषी होते हैं, मतलब हम अपना भोजन दूसरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। हमें चलन होता है, सक्रिय प्रचलन होता है, हमें उत्सर्जी अंग, संवेदी अंग, तंत्रिका तंत्र, ये सभी उपस्थित होते हैं। हमारा संचित भोज्य पदार्थ जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अकार्बनिक पदार्थों की कोशिका में अनुपस्थिति होती है। बाह्य उद्दीपन के प्रति हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे प्रोटोजोवन, अकशेरुकी एवं कशेरुकी। तो इस तरह से द्विजगत वर्गीकरण किया है, पर इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, मतलब कि इसकी भी कुछ आपत्तियां थी। वो आपत्तियां क्या थी? वो आपत्तियां ये थी कि जो जीव थे, मतलब कि ऐसा कहना था लिनियस द्वारा दिया गया जो वर्गीकरण था वो फिट नहीं बैठता था। क्यों फिट नहीं बैठता था? क्योंकि सभी जीव जो थे, अगर जीवों को हमने वर्गीकृत कर दिया कि हाँ ये जंतु जगत में आते, पर जंतुओं में भी सभी समानता नहीं रखते हैं, वो एक दूसरे से समान नहीं होते हैं कभी भी। वैसे ही पेड़ पौधों में पेड़ पौधे एक दूसरे से समानता रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो पुष्प का निर्माण करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ बीज का निर्माण करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, है ना। कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ जल में रहने वाले होते हैं। तो पेड़ पौधे भी एक दूसरे से भिन्नता दर्शाते हैं। कुछ रेगिस्तान में होते हैं, कुछ जल में होते हैं, कुछ स्थल पे होते हैं, है ना। तो इस तरह से उनमें समानता नहीं हो सकती। उनकी संरचनाएं जब समान नहीं है तो उनका उपयोग भी समान नहीं होगा। कुछ का हम यूज जो है या कुछ का उपयोग हम भोजन के रूप में कर रहे हैं, कुछ का उपयोग हम दवाइयाँ बनाने में कर रहे हैं, कुछ का उपयोग हम फाइबर के रूप में कर रहे हैं, मतलब कि कपड़े वगैरह ये बनाने में। तो इस तरह से देखा जाए तो पेड़ पौधे भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सेम एज जीव जंतु भी अलग अलग हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जल में रहते हैं, कुछ जीव ऐसे रहते हैं जो स्थल में रहते हैं, कुछ वायु में रहते हैं, कुछ जो होते हैं जमीन के अंदर रहते हैं। तो क्या जीव एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते? नहीं करते हैं। और कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, और कुछ ज़्यादा विशालकाय होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जीव जंतुओं में भी बहुत सारी भिन्नता होती है, उनके रहने के आधार पर, उनके खाने पीने के आधार पर, उनके चलने के आधार पर, उनके शारीरिक संरचना के आधार पर, और अगर देखा जाए तो उनके प्रजनन के आधार पर। तो इस आधार पर अगर देखें तो सभी जीव एक दूसरे से भिन्नता दर्शाते हैं। फिर भी हम इनको कैसे वर्गीकृत करते हैं? हम वर्गीकृत करते हैं कि जो कुछ जीव हैं अगर वो समानता दर्शाएंगे तो उनको हम एक अलग वर्ग में रख देंगे। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो बहुत सारे जो जीव हैं वो एक दूसरे से भिन्नता दर्शाते हैं। तो इसके बाद जो है जब ये हुआ, ये पद्धतियाँ आई, तो उस पद्धतियों में ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारी दिक्कतें थी। तब इसके बाद जो RH व्हीटेकर था उसने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण दिया। तो ये आपको याद होना चाहिए कि द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया था? द्विजगत वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने दिया था। और 5 जगत जो वर्गीकरण है वो किसने दिया? RH व्हीटेकर ने 1969 में। और उसने 5 कौन कौन से वर्ग है जिसमें उन्होंने जीवों को विभाजित किया? ये था इसमें मैं आपको चार्ट बता देती हूँ। सबसे पहला है मोनेरा, फर्स्ट जगत आता है मोनेरा। फिर यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसकी डिटेल्ड स्टडी। ये वाला वर्गीकरण आप इसमें देखो। सबसे पहले आते हैं मोनेरा, ये आपको मोनेरा दिख रहे होंगे। फिर आते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है। फिर आते हैं फंगाई, फिर आते हैं प्लांटी, और फिर आता है एनिमेलिया। तो ये मैंने इसीलिए आपको बुक के थ्रू इसलिए ही बताया। अगर मैं बोर्ड पे बताती आपको इतने अच्छे से क्लियर नहीं होता, पर आपको बुक से अच्छे से क्लियर होगा। फिर से मैं बताती हूँ, जैसे मोनेरा, ये आप चार्ट बिल्कुल अच्छे से देखना। इस चार्ट का मैं स्क्रीनशॉट आपको पहुँचाऊँगी। सबसे पहला किंगडम कौन सा है? मोनेरा है। मोनेरा में कौन कौन आते हैं? साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। इन सबको आपको डिटेल्ड पढ़ना है। फिर आता है किंगडम प्रोटिस्टा, जो इसके बाद के जीव हैं। उसमें कौन कौन आते हैं? पायरोफाइटा, युग्लिनोफाइटा, क्रायोफाइटा, मिक्सोमाइसिटी, माइकोटा, स्पोरोजोआ और ज़ूमास्टिक
ग्राइना, है ना। वैसे ही फिर आते हैं फंगाई। फंगाई में कौन आते हैं? बेसिडियोमाइसिटा, एस्कोमाइकोटा, उमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा। तो इस तरह से ये सब जो आते हैं ये फंगाई में आते हैं। फिर आते हैं प्लांटी। प्लांटी में आते हैं ब्रायोफाइटा, क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा और फियोफाइटा। और फिर आते हैं थेलोफाइटा या ट्रेकियोफाइटा, सॉरी। तो ये सब जो है ये सब प्लांटी में आते हैं। और लास्ट में आते हैं किंगडम एनिमेलिया। तो एनिमेलिया को हम पोरिफेरा, है ना, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीस, निमेटीहेल्मिन्थीस, इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा और फिर लास्ट में आता है मेमल। तो ये कॉर्डेट में बहुत सारे आते हैं, सारे मेमल्स कॉर्डेट में आते हैं। तो इस तरह से इनको हमने 5 वर्गीकरण में डिवाइड किया। और ये किसने किया था? व्हिटेकर ने किया था। ये इसके फिर डिटेल्ड हैं, डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगी। यहाँ पर आपको ये 5 जगत वर्गीकरण कम्प्लीटली देखना है कि ये कैसे हमने वर्गीकृत किया है। इनको आपको ये याद कर लेना है कि मोनेरा होते हैं, फिर प्रोटिस्टा आते हैं, फिर फंगाई आते हैं, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया। और ये 5 जगत वर्गीकरण को ही आज हम पढ़ते हैं। ये आधुनिक युग में होने वाला वर्गीकरण है। तो इसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक समय में जो वर्गीकरण हुआ है उसी को हम फॉलो करते हैं और आपके आगे आने वाले स्टूडेंट भी उसी को फॉलो करेंगे। थैंक यू।